Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Prithvi Rajma in front of you. Today in this particular session, we will understand Section 43 of Transfer of Property Act 1882. तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 43 क्या कहता है? सेक्शन 43 इज वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन बिकॉज ये वाला जो सेक्शन है वो कई जगह पूछा गया है, कई सारे स्टेट जुडिशरी में डायरेक्ट ही ये वाला सेक्शन आ जाता है कि आपराधिक व्यक्ति द्वारा अंतरण में कौन सा सेक्शन आता है। मतलब कहने का मतलब ये सेक्शन ये बताता है, जैसे आपने सेक्शन 41 में पढ़ा था कि दृश्यमान स्वामी जो कि रियल ओनर नहीं था उस प्रॉपर्टी का, तो ये कहीं ना कहीं एक वही वाला सेंस आपको देखने को मिलेगा इसमें अनऑथराइज ट्रांसफर मतलब अनऑथराइज पर्सन होता है जो ट्रांसफर करता है इस प्रॉपर्टी को, मतलब ट्रांसफर बाय अनऑथराइज पर्सन होता है। कहने का मतलब ये इसका टाइटल कह रहा है आपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरित संपत्ति में पीछे हित अर्जित कर लेता है। कहने का इसका तात्पर्य यह है इस टाइटल का कि अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई ट्रांसफर किया जाता है जो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है, उस प्रॉपर्टी को अपराधिकृत उस प्रॉपर्टी पर अभी उसका हित नहीं आया, अधिकार नहीं आया। जैसे एक फैमिली में कई सारे वारिस होते हैं, कई सारे वारिस हैं। मान लो इसमें जो दृष्टांत दिया गया है उसमें दिया गया है कि 3 वारिस हैं, किसी प्रॉपर्टी पर 3 वारिस हैं, उसमें से एक वारिस जो कि ये कहता है कि नहीं, मैं उस तीनों प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक रखता हूं और अनऑथराइज तौर पर उस प्रॉपर्टी को बेच देता है, जबकि उसके पास पूरे तीनों प्रॉपर्टी के राइट नहीं थे। XYZ तीनों प्रॉपर्टी के राइट नहीं थे ए के पास, लेकिन वो फिर भी उसको बेचता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा उसके बारे में ये सेक्शन बोलती है। ये सेक्शन बोलती है कि जहां की कोई व्यक्ति कपट पूर्वक भूलवश यह विदेश करता है। कहने का मतलब ये इसका कि जहां कोई भी व्यक्ति एनी पर्सन कपट पूर्वक भूलवश यह विदेश करता है। एक तरीके से कहने की कोशिश कर रहा है भूलवश, कपट पूर्वक फ्रॉडलेंटली और भूलवश ये कहता है सामने वाली पार्टी से कि मैं ही इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, विदेश करता है कि अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए वे प्राधिकृत है। तो अमुक स्थावर संपत्ति जो सच प्रॉपर्टी के बारे में वो ट्रांसफर कर रहा है, वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, अंतरण करने के लिए वैलिड मतलब एक तरीके से प्राधिकृत है, ऑथराइज्ड। और ऐसी संपत्ति को प्रतिफ्रात अंतरित करता है, प्रबंधना करता है, प्रतिफ्रात कंसिडरेशन के साथ उसको अंतरित करने की बात करता है। मतलब 50 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में उसको ट्रांसफर करने की बात करता है। तो आपने देखा होगा प्रतिफ्रात अंतरण, प्रतिफ्रात अंतरण है इसमें। प्रतिफ्रात अंतरण का मतलब ये कि ये जहां पर मतलब ये सारे ट्रांसफरों पर लागू होगा केवल दान को छोड़कर। दान को इसलिए क्योंकि दान में प्रतिफल की बात नहीं की जाती, दान बिना प्रतिफल किया जाता है, तो दान को छोड़कर बाकी सब पर लागू होता है। तो दान इसका एक अपवाद बनता है। तो प्रतिफलात अंतरित करने की प्रबंधना करता है जहां ऐसा अंतरण अंतरित के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अंतरक ऐसी संपत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस संपत्ति की संविदा अस्तित्व में रहती है। कहने का मतलब ये कि मान लो 3 प्रॉपर्टी हैं ए के पक्ष में, XYZ कितनी है? 3 प्रॉपर्टी हैं ए की, और ए के कितने वारिस हैं? 3 ही वारिस हैं। तो उस प्रॉपर्टी पे सभी पर बराबर हिस्सा सबको मिलेगा क्योंकि वो उसके वारिस हैं। सभी पर 1/3 करके हिस्सा बटेगा तीनों पर। तो ए क्या करता है, ए ने अभी बांटी नहीं है उस प्रॉपर्टी को, लेकिन जो एक्स वाली प्रॉपर्टी है वो उसका जो वारिस है जिसको 1/3 हिस्सा मिलना है, वो जो कहता है कि मैं तीनों प्रॉपर्टियों का मालिक हूं। और सामने वाले को ये कपट पूर्वक या भूलवश ऐसा कर देता है, बी को मान लो कोई थर्ड पर्सन, कोई इनका वारिस है पहला वाला या कोई भी वारिस मान लो, वो ट्रांसफर करता है इस प्रॉपर्टी को बी को, और बी उसको गुड फेथ में खरीदता है कि ये प्रॉपर्टी सही है, इस तरीके से खरीद लेता है। तो बी उसके लिए न्यायालय में क्लेम करके ए से उस प्रॉपर्टी, ए नहीं जो उसका वारिस था उससे प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। ये सेक्शन 43 बोलती है। और उसके बाद अगर इस सेक्शन की बात करें कि इसमें रूल ऑफ स्टॉपल लागू होता है। रूल ऑफ स्टॉपल का मतलब है विबंध का
सिद्धांत इस पर भी लागू होता है। ये भी एक तरीके से गलत होने को रोकता है। और एक तरह का इसमें एक इम्पोर्टेंट दृष्टांत है जो कि मैं अभी बैरेट से पढ़ाऊंगा आपको। एक इसमें राजपक्षे वर्सेस फर्नांड 1920 का एक लैंडमार्क जजमेंट देखने को मिलता है। एक हरिमेल सिंह वर्सेस ग्रूमेल 2007 का केस इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें दृष्टांत क्या है? दृष्टांत ये है इसका, ए जो कि हिंदू है और अपने पिता बी से पृथक हो गया है, 3 खेत छत रख गया, यह विदेश करते हुए सी को बेच देता है। ए जो हिंदू है और अपने पिता बी से अलग हो गया, मतलब ए का पुत्र है बी। ए का पुत्र कौन है? ये एग्जांपल कह रहा है इसका ए और बी, उल्टा लिख दिया, बी और ए। बी का ए बच्चा है, मतलब इसका वारिस है, बी का ए वारिस है जो कि बी से अलग हो गया है और 3 प्रॉपर्टी है बी जिसका मालिक है एक्स वाई जेड। ठीक है, ए क्या करता है? उसको तीसरे पर्सन को बेच देता है। इतना समझ में आया? बी का ए वारिस है और ए इन तीनों प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है, अंतरित कर देता है और ये कहता है कि मैं ही इसका मालिक हूं। इन खेतों में से या खेत ए का नहीं है, मतलब जो जेड वाला है, जेड वाला खेत ए का नहीं है क्योंकि वो अप्राधिकृत रूप से अभी बटा नहीं है। 1/3 हिस्सा सभी को बटेगा लेकिन अभी बटा नहीं है, अलग हो गया है कपट पूर्वक करके, जो कि जेड जो खेत है, जेड नामक जो खेत है, जेड नामक जो खेत है, ये खेत है, जेड नामक जो खेत है वो खेत ए सी को बेच देता है। ए उस पर प्राधिकृत नहीं है, यानी ये उस पर प्राधिकृत नहीं है क्योंकि विभाजन के समय बी ने इसे अपने प्राधिकृत कर लिया था, किंतु बी के मरने पर वारिस के रूप में ज्ञा को ए प्राप्त कर लेता, मतलब वारिस के रूप में बाद में वो प्राप्त हो जाता, बाद में प्राप्त हो जाता। सी ना विक्रय संविदा को विखंडित नहीं किया, इसलिए वह ए से अपेक्षा कर सकेगा कि ए से ज्ञा को प्रदत्त करे। कहने का मतलब ये है कि मान लो ए अभी प्राधिकृत नहीं है उस प्रॉपर्टी पर, और सेक्शन 6 क्या बोलती है? जब तक पॉसिबिलिटी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है या फिर उत्तराधिकारी का अधिकार ट्रांसफर नहीं होता, तो जब तक ए उसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी पे, वो कैसे बेच सकता है? तो जेड खेत को मान लो ए सी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ए बेचने का, ए ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेचने का, ए प्राधिकृत नहीं है, लेकिन बी के मरने के बाद वारिस के रूप में प्राप्त कर लेता है, बाद में कई समय के बाद वो प्राप्त कर लेता है ए, तो ए फिर बाद में सी को बेचने में आनाकानी करे। ए कहे कि मैं नहीं बेचना चाहता इस प्रॉपर्टी को क्योंकि मैंने आपको आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो कम पैसे में हुआ है, मैं इसको अब ज्यादा पैसे में बेच सकता हूँ, मैं इसका मालिक बन गया हूँ। तो ऐसे आनेकानी करे, मतलब कई सारी बातें बनाए इसको इसको देने में, बेचने में, तो सी उसको कंपेल कर सकता है कोर्ट में, यही सेक्शन 43 बोलती है। सी उसको कंपेल कर सकता है ए को कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था उस समय प्राधिकृत नहीं था, लेकिन मैंने सी ने उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में खरीदा था, इसे सद्भाव पूर्वक खरीदा था और कंसिडरेशन हुआ था हमारे बीच, जो पैसा मैंने दिया था इसे पैसा भी दिया है मैंने, ठीक है, तो पैसा भी देने की संविदा हुई, लेकिन सी तो तैयार है पैसा देने के लिए, ए उसका बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो सी उसको कंपेल कर सकता है सेक्शन 43 के साथ कोर्ट में। तो ये कहता है सेक्शन 43।